वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। और फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने बहुत सारे कंसेप्ट अभी तक देख लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने पिछले वीडियोस जो होंगी ग्रेविटेशन की उन्हें कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ग्रेविटेशन का पूरा बेस वही है। ठीक है ना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी सैटेलाइट है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बाहर हम सैटेलाइट भेजते हैं। भैया सैटेलाइट भेजते हैं तभी तो हमें पता चल पाता है कि मौसम विभाग की जानकारियां, गूगल मैप कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम पता कर पाते हैं। और साथ साथ में सैटेलाइट ही तो होता है जो हमें बताता है कि हमारे, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में कौन सा दुश्मन, अगर पाकिस्तान की कोई फ्लाइट, पाकिस्तान की अगर कोई हेलीकॉप्टर आ रही है इंडिया में बिना परमिशन के, तो सैटेलाइट हमें इंडिकेट करने लगता है। तो सैटेलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है और हमें बहुत सारी जानकारियां प्रदान करती है। तो आज हम बात करेंगे भैया, सैटेलाइट जो होती है वो चारों ओर जब सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रही होती है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, उस सैटेलाइट की स्पीड कितनी होनी चाहिए। हमने एक वीडियो में देख लिया था, पिछली वीडियोस में ही, कि एस्केप वेलोसिटी मतलब सरफेस से यदि हमें किसी भी सैटेलाइट को बाहर भेजना है, ऐसे ही भेजना है, मतलब बाहर भेजना है, मतलब कि वो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, जो गुरुत्वीय फील्ड है, गुरुत्वीय क्षेत्र है पृथ्वी का, उसको पार कर जाए। तो उसके लिए हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आ रही थी। आज हम बात करने वाले हैं कि एस्केप वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे, मतलब कक्षीय वेग की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है हमारे पास, और ये जो है सैटेलाइट है जो कि इसके चारों ओर सर्कुलर मोशन में क्या कर रही है, सैटेलाइट चक्कर लगा रही है। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी इस सैटेलाइट की। अब ये सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, ये इसकी क्या हो गई है, ऑर्बिट हो गई है, ये इसकी क्या हो गई, कक्ष हो गया। मतलब कि जो हमारा सैटेलाइट नंबर 1 है, सैटेलाइट नंबर 1 है, वो इस कक्षा में सर्कल, मतलब इस कक्षा में घूम रहा होगा पृथ्वी के चारों ओर। हो सकता है कोई दूसरी सैटेलाइट हो जो इसके इधर साइड, कोई दूसरी सैटेलाइट हो, ऐसे दूसरी सैटेलाइट हो जो कि इस कक्षा में लगा रही हो चक्कर। तो हर सैटेलाइट अलग अलग कक्षा में जो है वो अपना सर्कुलर मोशन कर रही होती है। तो आज हमें वेलोसिटी की वैल्यू को पता करना है कि भैया जो सैटेलाइट होती है वो कितनी, किस स्पीड से उसे चक्कर, किस स्पीड से चक्कर लगा रही होती है। चलिए पता करते हैं। मान लीजिए ये हाइट जो है हमारे पास, ये हमारे यहाँ तक की दूरी r थी, और ये वाली जो दूरी है हमारे पास r प्लस h हो गई टोटल, है ना। यानी कि ये वाली जो दूरी है वो h दूरी है, मतलब कि h पृथ्वी की सतह से h हाइट ऊपर जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर मोशन कवर कर रही है। क्या बताया मैंने कि पृथ्वी की सतह से h हाइट ऊपर जो है हमारे पास सैटेलाइट घूम रही है। तो भैया जब सैटेलाइट घूम रही होगी तो हमें क्या करना है, दो फोर्स, जो हमें फोर्स जो जो लग रहे होते हैं उनको इक्वेट कर देना है। तो हम लोगों ने अपनी बहुत सारी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में भी कवर अप किया है कि जैसे मान लीजिए ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट घूम रही है, तो सेंटर की तरफ क्या कर रही होगी, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, जिस फोर्स के कारण सैटेलाइट जो होगी वो चारों ओर क्या कर रही होगी, चक्कर लगा रही होगी। वो फोर्स हमारे पास उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सा फोर्स नाम देते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। और यह सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। किस बल की वजह से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा होता है। हमने अभी तक क्या देखा, हमने ये देखा कि सैटेलाइट जो है वो चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसका मतलब फोर्स का नाम होगा सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना। तो सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया। और ये जो फोर्स आता है, ये अंदर की जो फोर्स आ रहा होगा किसकी वजह से आ रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ अर्थ का मास केंद्रित है और यहाँ पे सैटेलाइट का मास हो गया। तो अब इन जब दो बॉडी होती है, जब दो बॉडियों का मास होता है, तो मास होने की वजह से उनके बीच में क्या लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है। हमने पहले ही पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ, ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ जब पढ़ा था हमने, तो हमने पहले लेक्चर में ही बताया था आपको कि दो बॉडी यदि उनका वजन है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण क्या होता है, अंदर साइड एक सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा। चलिए यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको मैंने बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा सेंट्रीपेटल के बीच में, है ना, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में क्या रहते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं।
तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो सेंटर की ओर लगता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, उसी सैटेलाइट में बाहर की ओर अपन बोल सकते हैं इसे सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होता है फोर्स, जो कि अक्सर सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर ही होता है ऑलमोस्ट। ये फोर्स इस सैटेलाइट में बैठे हुए व्यक्ति अनुभव कर रहे होते हैं। जैसे मान लो आप झूले में बैठे हुए हो, जब झूला ऐसे ऐसे घूम रहा होता है तो आप जब ऊपर, हमने बताया कई बार डिस्कस किया है कि आप जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जाते हैं या फिर जब वो घूम रहा होता है तो आपको एक ऐसा फोर्स का अनुभव होता है कि आप बाहर साइड फेंक रहे हो। बाहर साइड क्या होता है? फेंक रहे हो। तो बाहर साइड फेंक रहे होते हो तो उस वक्त जो फोर्स का अनुभव हो रहा होता है उसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो सेंटर की ओर लग रहा होता है वो होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। और सर्कुलर, अगर आपसे कोई पेपर में पूछ ले कि सर्कुलर मोशन किस फोर्स की वजह से होता है तो वो होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। और ग्रेविटेशनल, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। किस फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा होता है। या लिख भी सकते हैं इसी फोर्स की वजह से क्या होता है? सर्कुलर मोशन हो रहा होता है। तो अब इसमें हमारे पास जब ये सैटेलाइट हमारी घूम रही होगी, अच्छा हिंदी से जानते हो सेंट्रीपेटल को क्या बोलते हैं? हिंदी से आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपेटल फोर्स को हिंदी से क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। अभी हमने कल ही पढ़ा था ना, बताओ जल्दी से। हिंदी से बोलते हैं इसको अभिकेंद्रित बल, है ना। तो सेंट्रीपेटल को हम हिंदी से क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रित बल। और इसे बोलते हैं अपकेंद्रित बल, है ना। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, आप याद रखिएगा। सेंट्रीपेटल अभिकेंद्रीय और सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय। तो चलिए बात करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हम लिखते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ। तो सैटेलाइट और अर्थ के बीच में, सैटेलाइट और अर्थ मतलब कि ये सैटेलाइट है हमारे पास और अर्थ है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोल देंगे G अपॉन इन दोनों के बीच में दूरी जो है वो कितनी है? R प्लस एच है। तो R प्लस एच का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा, प्लीज झूठ मत बोलना। ये वाला फॉर्मूला याद है ना? Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर, हमने पढ़ा दो बॉडी के बीच में Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया था, ये हम तो बहुत न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हमने पढ़ा था, है ना। तो ये F आ गया हमारे पास Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि अब एक ये फोर्स तो ग्रेविटेशन वाला हो गया और एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन, है ना, इसमें लिख लीजिए फोर्स ड्यू टू सर्कुलर मोशन। तो फोर्स ड्यू टू सर्कुलर मोशन जो चाहे आप सेंट्रीपेटल वाला देखिए चाहे सेंट्रीफ्यूगल, है ना। तो फोर्स ड्यू टू सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना। सेंट्रीपेटल फोर्स को हमने बोला हिंदी से क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रित बल। तो इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास कितनी होती है बताओ, जल्दी से बताओ। F mv²/r होती है। मतलब कि F जो हमारे पास सेंट्रीपेटल वाला फोर्स होता है, ये ग्रेविटेशनल वाला हो गया, और सेंट्रीपेटल वाला जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू mv²/r होती है, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू mv²/r होती है, जिसे हम m⍵²r के बराबर लिख सकते हैं। तो mv²/r लिख दिया। r मतलब हुआ कि सेंटर से कितना दूर है, सेंटर से दूर कितना? r प्लस h दूर है, तो r प्लस h हो जाएगा। तो mv²/r। तो ये दोनों फोर्स को क्या करिए आप इक्वेट कर दीजिए, तो आपको यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगी। चलिए इक्वेट करते हैं फटाफट जल्दी से, है ना। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा और काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर आप समझने की कोशिश कर रहे होगे। बस थोड़ा चीजें हैं, कंसेप्ट्स हैं जो भूल जाते हैं बार बार, तो रिवाइज करना पड़ेगा अपने को। जो पिछले लेक्चर से आप नोट्स बनाए होंगे उन नोट्स को क्या करिए, जब आपका जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशन चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो जब तक ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म नहीं होता है तो पिछला लेक्चर, मतलब कि अगर मैं आपको थर्ड लेक्चर करा रहा हूं तो थर्ड लेक्चर करने से पहले आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर रिवाइज कर लीजिए। फोर्थ लेक्चर करा रहा हूं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स का फिनोमिना यही कहता है कि जो चैप्टर्स के जो चैप्टर हैं या फिर जो लेक्चर्स हैं वो हमेशा पीछे वाले लेक्चर से लिंक रहते हैं। अगर आपको पीछे वाला लेक्चर नहीं बनता तो आप ये नया लेक्चर करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जा सकती है, ठीक है ना। हालांकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि पिछले लेक्चर का भी रिवाइज कराते रहूं, लेकिन फिर भी ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप पिछला लेक्चर जरूर एक बार रिवाइज कर, पिछला जो हमारा लेक्चर था उसे रिवाइज करें, इसके बाद इस लेक्चर में मूव ऑन करें।
तो हमने बात कर दिया भैया, यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू ये हो गई, और यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल जिसे बोल सकते हो, वो फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास mv²/r होती है। दोनों फोर्सों को एक काम करिए, दोनों फोर्सों को आप क्या करिए, बराबर कर दीजिए। तो जब मैंने दोनों फोर्सों को बराबर किया r प्लस एच से, तो देख लीजिए कुछ कट रहा हो तो काट दो, इस छोटा m से छोटा m कट गया, r प्लस एच 2 बार था तो इधर एक बार बचा रह गया, तो हमारे पास इधर बचा बच्चों r प्लस एच बराबर v स्क्वायर। कसम से देखो झूठ नहीं बोलना, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? gm अपॉन r प्लस एच आ गया। अब v की वैल्यू ही तो भैया निकालना था इस सवाल में, तो v बराबर हमारे पास आ गया gm अपॉन r प्लस एच। यहां तक आया समझ में कि नहीं आया? बोलो तो झूठ नहीं बोलना। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ गया, √gm अपॉन r प्लस एच। थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया जो r प्लस एच है, r प्लस एच क्या है? ये वाली दूरी है, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है r प्लस एच। तो एक काम करो ना, r प्लस एच को एक आप जनरलाइज फॉर्म में बोल दो, छोटा r बोल दो, छोटा r। छोटा r का मतलब ये समझ लो कि पृथ्वी के केंद्र से कितना दूर सैटेलाइट है। क्या बोला मैंने? रिवाइज मैंने बोला, क्या बोला? वापस से बोलो, आप भी बोलते रहा करो बीच बीच में। पृथ्वी के सेंटर से जो सैटेलाइट है वो कितनी दूर है, उसी को बोल रहे हैं r, छोटा r। तो जो r प्लस एच है उसकी जगह हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया v बराबर √g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। यही हमारा फॉर्मूला है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि कोई भी सैटेलाइट, जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि जैसे रेडियस, तो जो पृथ्वी की रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। तो मान लो तुमसे बोल दिया कि एक सैटेलाइट है जो 6500 किलोमीटर घूम रही है, 6500 किलोमीटर दूर घूम रही है, तो वो कितने वेलोसिटी से घूमना चाहिए? तो g और यहाँ m अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 6500। ठीक है ना, समझ गए ना? अच्छा, अब चलो मैं एक चीज आपको एक और बताता हूँ, एक चीज कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ये हालांकि ये मतलब कई साल पहले, आज से 10 बोल दो, हाँ 10 ही बोल दो, 10 साल पहले हमारे जेईई मेंस में आया रहा है। हमारे पास उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत चालाकी करी, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूरी कोशिश करी, और वही मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। और बहुत से बच्चे ध्यान दिए होंगे, सुबह से पढ़ रहे होंगे, अभी इस लेक्चर को शुरुआत से देखे होंगे और फॉर्मूला अच्छे से देख रहे होंगे। फॉर्मूला देख लेना, जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर है। देखो, तो उन्होंने क्वेश्चन दिया कि हमारे पास एक सैटेलाइट है, एक हमारे पास सैटेलाइट नंबर 1 है, जिसका जो वजन है हमारे पास, मान लेते हैं सैटेलाइट जो है हमारे पास कितने किलो की है, 100 केजी की, पहले नंबर वाली सैटेलाइट। और उन्होंने बोला कि एक दूसरी सैटेलाइट है जिसका वजन है 50 केजी, 150 बोल दो, काहे बात का फिक्र करते हो, आप लिखने में तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो 100 केजी हो गई और 150 केजी हो गई, है ना? तो ये हो गई, और समान दोनों के अंदर बराबर रखा हुआ है। अच्छा बताओ, ज्यादा अच्छी सैटेलाइट कौन सी होगी? तो तुम थोड़ा सा सोच के बताओ, ज्यादा अच्छी सैटेलाइट कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है भैया, वजन कम दो ना, जो ज्यादा हल्की सैटेलाइट है उसको भेजने में आसानी होगी, तो हल्की वाली सैटेलाइट ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, फिर भी अपन अब बात करना चाहते हैं V1 और V2। इस सैटेलाइट की स्पीड जो होगी वो V1 है, और इस सैटेलाइट की स्पीड जो होगी वो V2 है। एट डिस्टेंस r बराबर 6500 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सेंटर। तो इतने किलोमीटर, पृथ्वी के सेंटर से 6500 किलोमीटर दूर हमारे पास, इस सवाल को अगर हम देखें तो ये पृथ्वी है, और यहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट नंबर 1 भी है, सैटेलाइट नंबर 2 भी है, इसकी भी स्पीड है, इसकी भी स्पीड है कुछ, और अब ये बोल रहा है कि दूरी जो है इसकी वो 6500 किलोमीटर है। बस अंतर इतना है कि इन दोनों का वजन जो है वो अलग अलग है। तो बताओ दोनों की स्पीड में क्या रिलेशन होगा? कौन सी वाली स्पीड ज्यादा होगी, कौन सी वाली स्पीड कम होगी, या फिर स्पीड, हाँ मतलब ज्यादा कम, क्या रिलेशन होगा ये बताओ आप। सोच लो थोड़ा सा, मैं सोचने का समय दे रहा हूं, बहुत आसान है। फॉर्मूला ये है वेलोसिटी का, अगर v1 निकालोगे तो v1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, gm अपॉन r, और v2 निकालने के लिए भी क्या फॉर्मूला लगाओगे, √gm अपॉन r। तो सोच लिया होगा तुम लोगों ने। चलो मैं आंसर बताता हूं। वेलोसिटी जो होगी v1 और v2 दोनों क्या होंगी, v1 बराबर v2 होगा। पूछो क्यों? इसलिए भैया क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसमें G कैपिटल M आता है। कैपिटल M जो होता है वो तो पृथ्वी का वजन है,
कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम तो पृथ्वी का वजन है, इसलिए हमारे पास जी कैपिटल एम अपॉन, और आर, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस तो दोनों में हमारे पास 6500 किलोमीटर है, और यहाँ जी जो सबके लिए सेम है, और ये तो कैपिटल एम जो है पृथ्वी का वजन है, तो मतलब ये तीनों चीजें सेम हो गई, ये तीनों चीजें सेम हो गई, इसका मतलब v1 और v2 क्या हो जाएंगे हमारे पास? सेम हो जाएंगी। इसका मतलब सैटेलाइट की स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस ऑर्बिट में घूम रहा है, वह किस कक्षा में घूम रहा है, कितनी दूर वह किस कक्षीय, कितनी दूर वाली स्थिति में वो घूम रहा है, इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसके अंदर वजन कितना है। समझ गए बात को? आई थिंक आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छा लेक्चर था। और एस्केप वेलोसिटी अगर आपसे पूछे तो एस्केप वेलोसिटी आपने तो पढ़ ही लिया है, कितनी होती है? √2 इंटू जीएस इंटू आर होती है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है सरफेस के पास से, ठीक है ना। तो सरफेस से बाहर तो मतलब पलायन कर जाए ऐसे, है ना, सैटेलाइट बाहर चली जाए। तो यहां तक आपने कर लिया, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इस कंसेप्ट को याद कर लीजिए और समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारा ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू लवर्स। अच्छा पढ़ा है, बहुत सीटी बजा रहा है। अच्छा पढ़ा है, इसने तो ब्रो बोल दिया लेकिन अच्छा पढ़ा है कि नहीं? हाँ अच्छा था।